हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी जा रही होगी और मैं आप सबका वेलकम करता हूं। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पैरासाइट्स एरा। वेलकम इन माय एरा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसकेएम की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा मेन विजन जो होता है कि हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम पिछले वीडियोज में किए हैं, ताकि उसके बाद आप खुद से काबिल हो जाओ उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो हम ये जैसे प्रैक्टिस लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मिशन होता है कि आपको एक वे आ जाए, आपको वे आ जाए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, या किस चैप्टर के एमसीक्यू जो है ना वो किस तरह से आते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। और इसकी ना लास्ट में की भी है, एंड वीडियो आखिर तक जरूर देखना और उसके बाद अपना फीडबैक भी देना। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्शन के होते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इशू आता है, और जो मोस्ट ऑफ ना मेरे पास जो मैसेजेस आए थे वो भी इसी को लेके आए थे। और आपको पता है मैं डिजिटल बोर्ड यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए मतलब अपना रियल हैंड दिखाना तो मुश्किल है, तो मैं कुछ मतलब गूगल से ही पिक्चर्स उठा के रखी हैं, तो फिर हम वो हैंड यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ साथ आप भी करते जाना तो ईजिली हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ही हम लिखते जाएंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ करंट इज पास इन स्प्रिंग विद अ वेट हंग ऑन इट देन स्प्रिंग। ठीक है, जब आप उसमें वेट हैंग करते हो तो स्प्रिंग का क्या कंडीशन होगा जब उसमें से करंट पास हो रहा हो। तो व्हाट विल बी कंप्रेस्ड विल एक्सपेंड, कंप्रेशन एक्सप्रेशन बहुत विल कर, देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। फॉर सपोज ये हमारा एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक स्प्रिंग, और इसमें ये क्या है वेट। तो अब इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ से करंट आया, ठीक है, यहाँ से करंट आया तो यहाँ जाएगा फिर ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर ऐसे। ठीक है, तो ये और फिर ऐसे। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड देते हैं। क्या देखते हैं, एडजेसेंट, लाइक जिसकी इसकी ये और इसकी ये क्या है आपस में दोनों एडजेसेंट साइड है। ये आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड है। और ये वाली, ठीक है, और ये वाली आपस में क्या है, एडजेसेंट है, और ये वाली आपस में एडजेसेंट साइड। अब आप ये एक बात नोट कर सकते हो कि एडजेसेंट साइड्स में क्या है, आपकी करंट की डायरेक्शन सेम है। ये देखो, एडजेसेंट साइड्स में क्या है, आपकी करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो एडजेसेंट साइड में आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। जब आपकी एडजेसेंट साइड में, और हमें पता है जब करंट, जब जब किसी वायर में या फिर जब दो कंडक्टर में आपका करंट सेम डायरेक्शन में हो तो उसमें क्या बोल, उसमें क्या होती है, अट्रैक्शन। उसमें क्या होती है, और अट्रैक्शन। और जाहिर सी बात है अगर इसमें अट्रैक्शन होगी तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये स्प्रिंग ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये स्प्रिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से पहला जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए दैट इज ए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए। और इस सबको हम बता देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a charged particle moving in magnetic field experience a resultant force in the direction of field and the direction opposite to the field in the direction perpendicular to both field and its velocity। ठीक है, ये हम सबको पता है। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन है, इसमें इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट हमें एक वे चाहिए जो हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये सबको पता है, फिजिकल टू क्यू वी फर्स्ट बी। ठीक है, और हमें पता है ये जो फोर्स होता है ये इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हम बगैर किसी शक के सी टिक करेंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If proton is projected in the direction of perpendicular unit uniform magnetic field with a velocity v and an electron is projected along the lines of force, what will happen to the proton and electron। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखिए। तो प्रोटॉन इज प्रोजेक्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रोटॉन को जो है ना वो परपेंडिकुलर भेजा गया है, और उसको वेलोसिटी दी गई है। एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये सीन है, और ये कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, फॉर सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो हमारा प्रोटॉन है इसको मैं बज रहा हूँ परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ से ये आएगा परपेंडिकुलर। और ये हम पढ़ते हैं कि जब आप किसी पार्टिकल को परपेंडिकुलर भेज रहे हो sin 90, ठीक है, तो उस पर क्या करता है, फोर्स एग्जिट करता है ना।
साइन 90 पे मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब थीटा 90 हो तो हम ये भी पढ़ते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, थीटा 90 हो तो आपको जो पाथ बनता है वो कौन सा बनता है, वो पाथ बनता है आपका सर्किल, ठीक है। यानी कि यहाँ से तय हुआ जो आपका प्रोटॉन है वो कहाँ से किस में मूव करेगा, सर्किल में, ठीक है। अगर हम इसी को ऐसे करें कि यहाँ से मैं इसको भेजूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँ इलेक्ट्रॉन, अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन इसने बोला है कि मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्ट लाइन्स ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स होती है वही लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये पैरेलल है, थीटा इज इक्वल जीरो, थीटा जीरो मतलब आपकी साइन जीरो, ठीक है, साइन जीरो मतलब आपका जो फोर्स होगा वो जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं, मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूँ, बट होप सो आप सब समझ रहे होंगे क्योंकि आप सब तो जीनियस लोग हैं ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल अलॉन्ग सर्कल, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, थीटा जीरो है, फोर्स जीरो है, तो मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, द प्रोटॉन विल मूव इन सर्किल, हाँ यहाँ तक सही है, एंड देयर विल नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभी तक तो यही सही लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों मोशन पे, ये गलत है, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ विल फॉलो दिस, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बी ऑप्शन। चलो, a charged particle moves with velocity v in a uniform magnetic field. The magnetic force experienced by the particle is always zero. ठीक है, नेवर जीरो, जीरो एफ पी एंड वी आर परपेंडिकुलर, जीरो एफ पी एंड वी आर पैरेलल, ठीक है, वही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सेम ही होते हैं, मतलब एक ही टाइप के होते हैं, बस घुमा फिरा के भेज रहा होता, मतलब पूछ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये हमारी लाइन फील्ड में फोर्स अप्लाई है, ठीक है, अगर आप इसके परपेंडिकुलर भेजोगे, ये क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द, ठीक है, तो ऑलवेज जीरो तो होता नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा नेवर जीरो, ये भी नहीं होता, जीरो बी एंड वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो मैंने बोला जब आप इसको परपेंडिकुलर भेजोगे, ठीक है, तो आपका थीटा बनेगा 90, और एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है, पहले मैंने फुल नहीं लिखा, तो थीटा 90 मतलब आपका एफ जो होगा वो होगा मैक्सिमम, और जब आप इसके पैरेलल भेजोगे तो थीटा बनेगा आपका जीरो, मतलब आपका जो फोर्स बनेगा वो बनेगा आपका जीरो, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो ये जीरो कब होगा, जब परपेंडिकुलर भेजोगे तब मतलब मैक्सिमम होगा, तो जीरो कब होगा, जब आप उसको बी एंड वाई के पैरेलल भेजते हो, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, डी ऑप्शन। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड अबोव, ठीक है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, व्हाट डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज देन इट एंटर्स, ठीक है। अब ये देखो एक बेसिक बात सुन लो, ठीक है, हम यहाँ पे एक पेज एड कर लेते हैं, अब चाहे हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हो, या फिर हमारा राइट हैंड पाम रूल हो, ठीक है, क्या हो राइट हैंड पाम रूल, तो एक बात मस्ट नोट कर लेना कि ये दोनों जो रूल होते हैं ये हमारे होते हैं कॉन्वेंशनल करंट के लिए, किसके लिए, कॉन्वेंशनल करंट के लिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रूल होते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल हो या फिर राइट हैंड पाम रूल हो। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, लाइक लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर लिया तो राइट हैंड प्रोटॉन के लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, चाहे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल हो या फिर राइट हैंड पाम रूल हो, दोनों कॉन्वेंशनल करंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हो तो आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स की जगह राइट हैंड फ्लेमिंग्स यूज कर लें, या फिर राइट हैंड पाम रूल की वजह से की जगह लेफ्ट हैंड, या ये हो सकता है कि हमें ना मतलब हमें आदत पड़ी होती है लेफ्ट हैंड यूज करने के लिए, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी लेफ्ट हैंड यूज कर लो, बट जो उसका आंसर है ना उसको अपोजिट कर लेना, ठीक है। तो हम इस तरह के ना करके देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद इसी तरह का था, ठीक है। तो कुछ इमेजेस लगाई हुई मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ से उठा के कोई देखते हैं कौन सी फिट आ रही सही से, अगर हाथ दिखा सकता तो बिल्कुल ईजी था, बट आप मेरे साथ ना करते करते जाना तो ईजी हो जाएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हो रहा है, और अच्छा, और ये बात तो बताना भूल गया, आपको बताओगे, इसको मिटा देते, ठीक है, मिटा इसको मिटा देते, ठीक है। अब आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड को शो करने की ये दो साइन होती है, इसका मतलब होता है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड है। तो अभी हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें देखना है, तो इसको ही देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या सीन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो अंदर की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी ये, तो ये पूछ रहा है कि फोर्स कैसे लगेगा,
तो हम यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं जो सही से फिट आ जाए। अब ये देखो, इसको लेते हैं हम, इसको जो है ना घुमाते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये देखो, अभी अपना हाथ आप ले लो, ठीक है। ये कौन सा हमारा राइट हैंड पाम रूल है। आप लेफ्ट हैंड यूज करो, ठीक है। अब ये देखो, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, अंदर की तरफ है। ये हाथ जो है ना आपका, ये क्या बता रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। हाथ को ऐसे ही लोगे आप भी, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, आप सीधा ले सकते हो, ठीक है। अपना हाथ लो, अपना जो है ना राइट हैंड पाम रूल सीधा लो, बिल्कुल अभी जो मैं बता रहा हूँ इसे करो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है ना, अपने थंब को उधर रोटेट कर लो। तो इससे क्या होगा, जो आपका फोर्स आएगा ना, वो आएगा डाउनवर्ड। और यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, वो फोर्स आएगा डाउनवर्ड। यहाँ पे भी देखो डाउनवर्ड बता रहा है। तो एक तो मैं बता रहा था कि आप साथ करते करते जाओ, वरना इसको देख लो वापस से, ठीक है। अभी हाथ है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, मतलब इस तरफ है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर हो रहा है, और इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो कैसे आ रही है, वो डाउनवर्ड आ रही है। अभी हमने यूज किया राइट हैंड पाम रूल, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप सबको, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे, अपोजिट। जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड पाम रूल जो है कन्वेंशनल करंट के लिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसकी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन उल्टा करके, मतलब अपवर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्ड। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। ये आप साथ में ना, मतलब तो जैसे बता रहा हूँ, आप अपने साथ करते जाना, तो आपका आराम से हो जाएगा, आराम से, ठीक है। मिस्टेक यहाँ होती है, गलतियां यहाँ होती है, सबको मतलब रूल यूज करना क्यों नहीं आता, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले बताया ना कि उनको लगता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इलेक्ट्रॉन के लिए, और राइट हैंड पाम रूल जो है ना वो मतलब जो है वो प्रोटॉन के लिए। या फिर उन्हें ये लगता है कि चार्ज डजंट मैटर, बस रूल अप्लाई करो, तो उस वजह से आंसर गलत होते हैं। ऑप्शन के मतलब आधे से ज्यादा डाउट यहाँ पे सॉल्व होंगे। और आपको पता है यहाँ पे ज्यादा मुश्किल आ रही है, मतलब ये सिक्स फिगर यूज करने के। बट जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे आप करते जाओ ना अपने साथ, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। ये मिटाना पड़ेगा शायद। The force on the stationary charge in 18 point inside the current carrying loop is, ठीक है। अब जो है ना स्टेशनरी चार्ज, अब हमें पता है जब किसी कंडक्टर में से करंट जाता है तो वहां बनती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बनती है तब जब आपके या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तब लगाती है जब आपकी चार्ज का हो मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी। क्या होगा ऑप्शन ए। ओके। An electron enters a region where magnetic field and electric fields are mutually perpendicular. Then it will always move in the direction of B. It will always possess circular motion. It always move in the direction of E. It can go undeflected. ठीक है, अब इसका सीन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है इसमें, ये याद रख लेना। ये बोल रहा है कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको हम बता देते हैं यहाँ से। अब ये जो रेड वाली है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और उसने वहाँ पे कौन सा बोला था, ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि चार्ज का में ख्याल रखना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बनाना है, तो मैं ये बना लेता हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा ना, ये यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे रख लो। अब देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इसमें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसको लगेगा। फॉर सपोज इसको मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन को अपोज की तरफ, ठीक है, फॉर सपोज, वरना हम रूल अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लग रहा है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। क्या लग रहा है, डाउनवर्ड की तरफ। और ऐसा होगा जब आप ये दो ना पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये यहाँ से ऐसे ही लगेगा, ठीक है। और
ये मैग्नेटिक फोर्स अगर आप रूल अप्लाई करके देखो या फिर आप इमेजिन करोगे ये अपवर्ड की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये जो बेचारा है ना अनरिफ्लेक्टेड चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए। यार सर बीइंग ऑनेस्ट बहुत मुश्किल हो रहा है सच में से, मतलब मेरे को समझाने मुश्किल हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं। मैं सोच रहा हूँ आपको मतलब होप सो समझ आ जाए, क्योंकि ये जो मतलब चैप्टर है ना, आपकी हैंड मूवमेंट मस्ट है, और वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। खैर ट्राई करते हैं, और क्या कर सकते हैं। A charged particle is moving with velocity v in a magnetic field of induction v. The force on the particle is maximum when, ये तो हमने पहले ही ऊपर बहुत बार डिस्कस किया, मैक्सिमम तब होगा जब आपका परपेंडिकुलर होगा, तो सी ऑप्शन ठीक है। ओके, व्हेन a charged particle moves in a uniform magnetic field, ठीक है, so it gains energy from the field, it loses energy to the field, it neither gains nor changes energy, momentum changes or not energy। अब ये होता है ना जब आपका कोई पार्टिकल फील्ड में से जा रहा है ना, ठीक है, तो फील्ड यहाँ बनाई हुई है, ठीक है, तो इसको मिटाना पड़ेगा यार, इतना कचरा कर देता हूँ मैं। आज सपोज ये फील्ड है, ठीक है, अब आपका कोई पार्टिकल इसमें एंटर हो रहा है ना, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन क्या चेंज होगी, चेंज होगी जो हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ में। और मोमेंटम जो है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मोमेंटम चेंज होगा। बट एनर्जी जो है ना, वही एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, मोमेंटम चेंज होता है और आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है, तो मैं बोल सकता हूँ डी ऑप्शन इज डी। और यह बता रहा हूँ कि ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, ट्राई करो वो, मतलब मैं जैसे बताता जाऊँ अपना हाथ मूवमेंट मेरे साथ ना वो करते जाओ, ठीक है, तो वहां से आपको इजी समझ आ जाएगा। ओके, a coil having 500 square loops each of side 10 centimeter is placed normal in magnetic field which increase at the rate of 1 टेस्ला पर सेकंड induced EMF। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें हमें लूप्स दिए हुए हैं और साइड दिए हुए प्लस नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड EMF पूछ रहा है, ठीक है, ट्राई करते हैं। मैं इसको भी साफ पेज पे ट्राई करते हैं। अब EMF होता है हमारा n डेल्टा 5/30। बट इस बंदे ने क्या दिया हुआ है, इसमें 500 स्क्वायर लूप्स दिए हुए हैं, 10 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है नॉर्मल, और 1 टेस्ला पर सेकंड। ओके, फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू ए, ठीक है, तो मतलब हमारा फार्मूला आएगा, तो वो आएगा इज इक्वल एन बी ए अपॉन में टी, ऐसे आएगा। तो ये मैं बोलूँ कि बी अपॉन टी उसमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये रही 1 टेस्ला पर सेकंड, ठीक है, तो बाकी मसला बचेगा कहाँ पे, कहाँ पे, तो ई इज इक्वल टू एन कितने उसमें 500 लूप्स, और ये 1, और एरिया दी है उसमें 10, बट सेंटीमीटर में तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और स्क्वायर होता है एरिया की यूनिट पे, तो 2 बार करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5000, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, और नीचे आ जाएगा 10,000, ठीक है, तो ये 3 जीरो गए, 3 जीरो गए, 1/2, मतलब आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 0.5। कैलकुलेशन सिंपल ट्रिक ये थी ना कि एन डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा डी, ये फार्मूला हमारा पड़ा होता है, डेल्टा 5 हमें बताया होता है वो होता है बी ए के, तो बी अपॉन डेल्टा डी इसमें वैल्यू दी हुई थी, तो इसका 0.5 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 0.5, तो ये रहा ऑप्शन सी। अच्छा, इसकी एक दो की में मिस्टेक है वो हम देख लेंगे। अब मेटल ring with a metallic ring with a constant with a cut is held horizontally and magnet is allowed to fall vertically through the ring, then the acceleration of the magnet is। अब ये देखो ये कीवर्ड है कट, ठीक है, ये बोल रहा है एक रिंग है, ठीक है, क्या है एक रिंग है, लाइक ये रिंग है, इसको क्या किया हुआ है कट, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल वर्टिकल, एक मैग्नेट को हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से ना गुजरने के लिए, नॉर्थ साउथ कुछ भी बोल लो, तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगी।
अब ये कहता है जब आप मैग्नेट में एक मैग्नेट मतलब पास लाते तो फील्ड लेंथ बनती है, उसकी वजह से फ्लक्स बनता है, ठीक है, मतलब फ्लक्स चेंज होकर होता है ना, तो फिर फोर्स जनरेट होता है ईएमएफ। बट यहाँ और फ्लक्स चेंज से करंट जनरेट होता है, फिर जो है ना ईएमएफ जनरेट होता है। बट आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे ये कट है, तो यहाँ पे कट है तो इस वायर में करंट बनेगा ही नहीं। जब करंट नहीं बनेगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा, और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा ना, तो ये जिस मतलब जी से आ रहा था ना, तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी ना वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा जिस जी को कम करे। हाँ बट अगर ये रिंग जो होती है ना क्लोज होती, ठीक है, तो फोर्स लगता, फिर जो ये जी की वैल्यू ना, ये मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से कम हो जाती, क्योंकि ईएमएफ लगता है जिसको नीचे नहीं लगता। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो इक्वल टू जी मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। If the angular speed of rotation of an armature alternating current is generated is doubled, then the induced electromotive force. जैसे हम पहले ही पढ़ते हैं भाई, जो हमारी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है ना, वो इस मोशन की वजह से जनरेट होता है ना, जितना रिलेटिव मोशन, ठीक है, जितना आप मैग्नेट जल्दी फास्ट मूव करवा रहे हो, आर्मेचर को जितना फास्ट मूव करवा रहे हो, उतना आपका ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। तो ये सिंपली ये बोला कि मैंने आर्मेचर की मोशन को डबल कर दिया, तो ईएमएफ क्या होगा, सिंपली क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट होते हैं। Okay, a transformer use light 140 watt 24 volt lamp from 24 volt AC means the current in the mains cable is 0.7 ampere. The efficiency of the transfer. अब ये पूछ रहा है efficiency, ठीक है, यूज करते हैं। चार efficiency आप सबको पता है, पावर इज इक्वल, efficiency इज इक्वल टू पावर इनपुट अपॉन में पावर आउटपुट इनटू 100। अब इसने जो है ना 140 वाट, मतलब इसने इनपुट तो दे दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, आउटपुट। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल वी आई, इसने ये वोल्ट दिए हुए हैं, ठीक है, 240 वोल्ट, और मेन केबल में करंट भी दिया हुआ है 0.7, बाहर का चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 240 इंटू 0.7 मतलब 0.7 मतलब 7 अपान में 10, तो ये 0 0 में गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये आएगा 8, और 7 2 ज़ा 40, और 2 16 मतलब 168। तो हमारा जो ये देखना इनपुट इसने दिया हुआ है, कहाँ क्या यार, हाँ ये 140 वाट इनपुट इसने दिया हुआ है, आउटपुट मिला हमें 160, ठीक है। तो ये याद रखना, आउटपुट कितना मिला हमें 160, इनपुट कितना दिया हुआ इसने 140। तो एफिशिएंसी का आप सबको फार्मूला याद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा 140 अपॉन में 168 और इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन हो जाएगी वगैरह कैलकुलेटर की, ठीक है, बट वीडियो में टाइम लग जाएगा, लाइक 70 और 84 मतलब हो जाएगी। और आई थिंक इसका जो आंसर आएगा ना 83.3 समथिंग आएगा। मेरा फार्मूला ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है, इसको टिक नहीं करते या फिर नीचे की में देख लेना, बट आई थिंक सी है, मेथड यही है, कैलकुलेशन कर लोगे आप, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, यू आर जीनियस। Okay, the primary winding of transformer has 500 turns, where the secondary has 5,000 turns. The primary is connected as supplied to 20 volt. 50 years, the secondary will have an output of, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंडरी में क्या होगा, मतलब कि 500 टर्न वेयर इज सेकेंडरी एज 5000 टर्न, और उसके बाद आपके प्राइमरी वोल्टेज ये रहे, सेकेंडरी वोल्टेज क्या होंगे और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर को मोस्ट ऑफ लेके, ठीक है, इसको रीड करते हैं कि कौन सी चीज सेम रहती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो कंफ्यूजन होती है पावर में और फ्रीक्वेंसी में। तो ये मैं बता दूं, दोनों चीजें सेम रहती है, बट कंडीशन है, पावर सेम रहता है सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडियल कंडीशन, ठीक है। आइडियल मतलब जब आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट, तो आप जब एफिशिएंसी निकालोगे पावर इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 100, तो आपको होता है 1/1, ठीक है। तभी मतलब आइडियल कंडीशन में ये होगा कि पावर आपका सेम होना चाहिए जितना इनपुट आउटपुट, तभी तो आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी। और फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सेम रहती है, उसके लिए कोई आइडियल या नॉन आइडियल कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एक बात फ्रीक्वेंसी की हो रही थी, तो ये देखो बी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 50, बी में 500 और 50 डी, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही
फिल कर दो क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब अब बचा ए या बी में से, बाकी करने वोल्टेज कैलकुलेट वो आप कर सकते हो एन एस अपन एन पी इज इक्वल वी एस अपन वी पी, ठीक है। सेकेंडरी का वोल्टेज कैलकुलेट कर एन एस में कितने टर्न है 5000 और उधर अपन 500 और वो करंट कितना, वो प्राइमरी वोल्टेज कितने हमारे 20। तो ये 2 0 गए, ये 10 आए, 10 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेशन है भाई कर लेना कुछ मिक्स में, 10 मल्टीप्लाई 20 तो 200, तो 200 कहाँ गया, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। इतना गंदा लिखता हूँ मैं यार, है ना। अच्छा, इन द सर्किट शोन देयर विल बी नॉन जीरो रीडिंग इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कब नॉन जीरो रीडिंग होगी? अब गैल्वेनोमीटर में तब नॉन जीरो रीडिंग होगी जब आपका इसमें करंट ना है, क्योंकि दो कॉइल है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन है। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, आप एक में करंट पास कर रहे हो तो एक में, ठीक है, वोल्टेज दे रहे होते हो तो फिर उसमें वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से क्या होता है दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। लेकिन ये जो है ना एक स्विच ओपन है, ठीक है, क्या है, स्विच ओपन है। जब आप स्विच क्लोज करोगे तभी जाहिर सी बात है इसमें से कुछ भी फ्लो होना, चाहे वोल्टेज या करंट, तभी फ्लो होगा। तो बोला है कि जब गैल्वेनोमीटर की जब रीडिंग है ना वो नॉन जीरो कब आएगी, मतलब उसमें वैल्यू कब आएगी, ठीक है, जीरो नहीं होगी कब, तो जब आप जाहिर सी बात स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है ना। नहीं भाई, क्या करता है, आपको फ्लक्स चेंज करनी होती है, मतलब इसको ओपन क्लोज करते रहना होगा, फ्लक्स को चेंज करते रहना होगा तभी होगा। तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, डी। हम ना जल्दबाजी में यही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये भूल गए कॉन्सेप्ट कि भाई फ्लक्स को भी चेंज करना होता है, हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सॉल्व कर रहे हैं। ओके, in the transformer the number of turns of primary coil and secondary coil are 5 and 4 respectively. If 220 volt is applied on the primary coil, then the ratio of primary current for the secondary current is, ठीक है, प्राइमरी करंट का और सेकेंडरी करंट का रेशो क्या होगा। अब आप ये सबको पता है, ठीक है, ये क्या होता है एन एस अपन एन पी और ये बराबर होता है वी एस अपन वी पी। और वोल्टेज एंड करंट का आपस में होता है इनवर्स रिलेशन, मतलब ये आई पी अपन में आई एस, ठीक है। मतलब ये जो ये रेशो दिया हुआ है ना 5:4, इसको उल्टा कर दो, क्या होना चाहिए 4:5। कौन सा ऑप्शन है, ए, क्योंकि एन एस अपन एन पी जो रेशो दिया है वो 5:4 है, वो वोल्टेज से डायरेक्ट है, वोल्टेज करंट से इनवर्स है, तो इसको भी इनवर्स कर दो तो 5:4, ये ऑप्शन, ठीक है। हमारा 17 क्वेश्चन है, कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल, हो ही नहीं सकता आपके मैग्नेट। अब ये कॉइल जो है ना स्टेशनरी, मैंने पहले बताया, तो उससे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी नहीं, तो ये तो होना नहीं है। और ये डी ऑप्शन है बोथ ईएमएफ एंड करंट, अगेन ईएमएफ की बात है, ये भी होना नहीं। अब बी ऑप्शन है उसी में से नाइदर ईएमएफ नॉर करंट, बट ये ना आपकी मेटल वायर है उसमें करंट आएगा, ठीक है, करंट आएगा बट ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए बी, ये बी, ठीक है, ठीक है, बी। Okay, a coil of air 4 meter square is subject to normal magnetic field which changes from 2 Tesla to 1 Tesla in 25 seconds. What is the induced EMF generated? Again ये पूछ रहा है induced EMF, EMF का फार्मूला हमें पता है, EMF is equal N delta phi upon delta T, ठीक है, और phi is equal B into, यही लिखते हैं, phi is equal हमारा इसके बराबर होता है B into A के बराबर, तो E is equal to N B dot A upon में T। तो इसने बोला है कि 2 टेस्ला से 1 टेस्ला चेंज हो रही है, ठीक है, इसमें जो चेंज आ रही है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं हो रही, इसको स्किप कर दो, तो ये रहा, ठीक है। तो ये कितना चेंज हो रहा है 2 टेस्ला से 1 टेस्ला, मतलब बी की वैल्यू जो है ना हमारी वो कितनी है 1, ठीक है, और एरिया कितनी है 4, एरिया कितनी है 4, और टाइम कितना है हमारा 25, तो 4/25 आई थिंक 0.401, तो फिर से 0 लगा लो, 1 लगाओगे तो कितना बचेगा, तो 0.16 आना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी सिंपल है भाई, वही जो हम पहले करके आए, डेल्टा फाइव अपन डेल्टा टी, नंबर ऑफ टर्न्स की बात हुई नहीं है, बी इक्वल बी में चेंज हो रही है, ठीक है, डेल्टा फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स इक्वल बी इन शेल करो, तो बी अपन डेल्टा टी का फार्मूला आपके पास आ गया, पुट कर लो बस, ओके। अच्छा, ये मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बस क्या करता हूँ, ये मतलब होता है ना जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो रियलाइज, मतलब जो है ना
क्या बोलते हैं, रिहर्सल करके फिर रिकॉर्ड करते हैं। मैं बस पेजेस लगाता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। ओके, इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल डिपेंड्स ऑन, ये तो सबको पता है भाई, इंड्यूस ईएमएफ जो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स चेंज पे, लिंकेड फ्लक्स पे। तो ये क्या होना चाहिए, सी। Whenever magnet is moved either towards or away from current coil and EMF induced, the magnet of which is independent of strength of magnet field पे डिपेंड करता है। जितना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। रिलेटिव मोशन है तो आपका जो है ना वो स्पीड पे कैसे नहीं डिपेंड करेगा, वो करेगा जितना तेज आप मूव करोगे उतना ज़्यादा ईएमएफ। और नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डेफिनेटली करता है, इसको एन। तो बाकी बचा डी, तो डी पे डिपेंड नहीं करता है आपके एरिया क्या भी होना चाहिए। तो उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, अभी हमारे 30 क्वेश्चन समझेंगे। तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्सिस एंड मैग्नेट फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, ये मतलब दोनों में बोल रहा है, बट ठीक है। इसको ना आप इस तो बोल रहा है फिर डायरेक्शन क्या होगा उसके फोर्स का, ठीक है। इसको आप मतलब बेसिकली भी ले लेते हो ना, हम जैसे लें कि भाई ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, जो हम वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, और ये यहाँ पर ये वाई एक्सिस में जा रहा है। तो फिर इन दोनों का हम जो परपेंडिकुलर निकालते थे तो वो क्या निकालते थे, जेड एक्सिस, है ना। सिंपल। मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने जहाँ भी टीचिंग की मैं वहाँ स्टूडेंट को बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना आपके कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं क्वेश्चन देखे उस पर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगाने जाओ भाई, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, डी। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग अ मास इज m and mp respectively enter the region of uniform perpendicular magnet with the same ratio of the radii, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो है ना मतलब मास देके पूछ रहा है कि उनके रेडियस में रेशो क्या होगी। अब एक फार्मूला होता है कि एम वी अपॉन क्यू बी, ये भी ड्राइव होते हैं सारे, इज इक्वल टू आर, ठीक है। फिर हम यहाँ से लिखते हैं कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रेडियस। और अब इसमें यहाँ बोला है कि सेम वेलोसिटी, मतलब ये मैं मतलब यहाँ से ये मतलब लग सकता है कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो ये रेशो पूछ रहा है किसमें, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एम m1 लिख लो अपॉन m2 इज इक्वल r1 अपॉन r2, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पे रेशो पूछ रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे, इसको इलेक्ट्रॉन लिख लो इसको प्रोटॉन। तो रेडियस का रेशो पूछ रहा है तो वो भी वही सेम आ गया, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तो सी ऑप्शन क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसको इस करते हैं। समझ रहे हो ना भाई, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम है तो सिर्फ मास का, तो इलेक्ट्रॉन अपन जिसका मास कम, मतलब इलेक्ट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो पूछ रहा है तो वो सीधा सा आ गया डी। अल्लाह। ओके, स्टेप ऑफ ट्रांसफर है, स्टेप ऑफ बता दिया इसने, ठीक है। इसकी एन एस रेशो, एन एस अपन एम पी रेशो कितना है, 3:2। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकंड इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 30, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3/2 इंटू 30 15/45, है ना भाई। हर में पेज यहाँ पर कैलकुलेशन तो नहीं करोगे ना। एन पी इज इक्वल वी एस अपॉन वी पी। अब आपको यहाँ से वी एस फाइंड करने, एन एस आपको दिया हुआ है 3/2, वी पी कितना है, वी पी इज 30, तो ये हुआ 15, और 15 पे 3 कितना हुआ 45। मतलब आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें तो कैलकुलेशन की नीड नहीं थी। ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। वन प्रोटॉन बीम इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट 10⁻⁴। अब ये देखो ना, पता नहीं इसमें 10⁻⁴ इसका ले रहा है, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, वेलोसिटी 107 या 10⁻⁷। इस क्वेश्चन में ना मेरे को मतलब गड़बड़ रही है, डेटा में गड़बड़ रही है, बट मैं बता रहा हूँ होगा कैसे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय इट। अब इसमें जो कीवर्ड यूज हुआ है ना वो है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो इसका मैं बता दूं, जो आपका ई अपॉन एम रेशो होता है ना, चार्ज टू मास रेशो, हम उसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। चार्ज टू मास, देखो यूनिट भी देख लो, कूलम पर किलोग्राम। चार्ज टू जो मास रेशो होता है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज रेशो। तो ये होता है हमारा ई अपॉन एम इज इक्वल वी अपॉन बी आर, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है, ई अपॉन एम इज इक्वल टू वी अपॉन बी आर, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये रेडियस पूछ रहा है आपको, ई अपॉन गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, और पी भी गिवन है, ठीक है। पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। और अगर आंसर से नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब इसकी डेटा में थोड़ी गड़बड़ है या फिर ऑप्शन में, बट फार्मूला यही है। उसके बाद है चार्ज पार्टिकल मास m and charge q travels on circular path of radius r that perpendicular magnetic field, the time taken by the particle to move in revolution is
ठीक है। ये सारे फार्मूला हम ड्राइव भी करते हैं, याद भी करते हैं, बट हम यहाँ पे एक बार ड्राइव कर लेते हैं क्योंकि बार बार यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। अब हम करते क्या है, हम बोलते हैं कि भाई आपका जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी भी वो आपस में इक्वल है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, और ये हो गया क्यू वी भी। ठीक है, तो वी खत्म, यहाँ पे स्क्वायर खत्म। ठीक है, तो वी इज इक्वल आर ओमेगा होता है हमारा, क्या होता है आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से क्या लोग पुट करते हैं, तो यहाँ से हम पुट करते हैं एम इज इक्वल आर ओमेगा अपॉन आर इंटू क्यू बी। तो आर आर में कैंसिल, तो ओमेगा का फार्मूला आ जाता है क्यू बी अपॉन में एम। ठीक है, अब उसने उस क्वेश्चन में हमसे पूछा है आई थिंक सो टाइम पीरियड, क्या पूछा है, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व करे थे हमें पर्टिकुलर वन रिवोल्यूशन इज, हाँ द टाइम टेकन। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, ये बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन बाय पार्टिकल। ठीक है, टाइम टेकन कितना होगा पार्टिकल। अब हम सबको पता है कि ओमेगा जो बराबर होती है ना, इसको ऊपर को मिटा देते हैं। ठीक है, हम सबको पता है जो ओमेगा बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई अपॉन टी। तो हमें टी फाइंड करना है, मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या करना है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्यों आई, ठीक है, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, इंटू क्यू बी अपॉन एम। अब फाइंड करना है टी। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर मतलब उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इज इक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखो, ये सिंपल ये ड्राइव करके आप खुद कर सकते हो। आज बोल रहे हो ना सर आप सब कुछ तो हमसे बोल रहे हो, खुद कर लो, है ना। आप खुद क्या कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ इसे। यार लाइट नहीं है ना, बड़ा इशू हो रहा है मेरे को, ये तो माइक की चार्जिंग और फ़ोन की चार्जिंग दोनों ना चली जाए। तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी अपने हम लोगों ने यही ड्राइव किया। ये याद भी कर लेते हैं यार, मतलब याद करने चाहिए पेपर में से, इतनी मुश्किल तो नहीं, इतना टाइम लगता बट फिर भी। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, coil P and Q which are having a large number of turns instead wire when switch S is close the point of the limit is deflected। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना हमारा थोड़ा कोर्स सेट करे, थोड़ा कोर्स सेट करके मतलब यहाँ पे देखो ना, ये जो सिंबल यूज किए हैं इसको बोलते हैं रियोस्टेट। और मतलब कोर्स नहीं बट सिलेबस में नहीं, मेडिकल के सिलेबस में हम उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि वरना इसके लिए हमें फुल जो है रियोस्टेट वगैरह पढ़ना पड़ेगा, क्यों होता है ऐसा। So a uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction, certain region. If an electron, if an electron is projected along the direction of field with a certain velocity, then it will turn toward left or direction of motion। अच्छा ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना उस पर फोर्स लगेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी बॉडी का लो। ठीक है, तो उस वजह से उसकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो ऑप्शन कौन सा है, डी, या डी टिक मारो। Okay, which of the following does not affect the motion of moving electron? Electric field applied in the direction of motion, magnetic field applied in the direction of motion, electric field, magnetic field perpendicular। अब ये देखो ना यार, वही है इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले बता दूं। ठीक है, बी। और इसका रीजन क्या है कि जब आप ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, उसको जो भेज रहे हो तो उसकी थीटा बन रही है 0। जब आप इसकी थीटा 0 बन रही है तो आपको क्या हुआ, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो मतलब वो अफेक्ट नहीं करेगा उसकी मोशन को। ठीक है, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब वो भी क्या होता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो टेस्ला ही हुआ। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गास के होता है। यहाँ बोल रहा है 0.1 टेस्ला। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भाई 10 पावर 4 इंटू 0.1, तो जाहिर सी बात है ये 0.1 है तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा और ये जाएगा 10 पावर 3।
क्योंकि ये बोला ना कि 1 टेस्ला इज इक्वल 10⁴ गाज। अब ये बोला 0.1 टेस्ला 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बोलो कि डिवाइड से 1 को से डिवाइड किया 10 से, उसको डिवाइड करो तो 10⁻³ आएगा। सॉरी सॉरी, तो ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 30% हमारा। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी, ये कहाँ से आ गया? In a step of transformer, primary coil has 10 turns while secondary has 100 turns. A battery of EMF 4.5 volt is connected to the primary of transfer. The voltage across secondary voltage, ठीक है। अब आराम से बोल सकते सर NS अपन NP इक्वल VS अपन VP पे हम कर लेंगे आराम से, है ना? हाँ कर लेंगे, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। आई थिंक 45 या समथिंग आ जाएगा, राइट? गलत है भाई। आपका जो ट्रांसफार्मर है ना, वो आपका ट्रांसफर हमेशा वर्क करता है, याद रख लो एसी पे। ट्रांसफार्मर जो आपके पास, उसके पास जो करंट आता है वो एसी होता है, ठीक है। और जो ना अब यहाँ पे मतलब उसके पास जो सोर्स होता है ना वो एसी होता है। अब यहाँ पे इसका जो सोर्स दे रहे हो ना वो डीसी दे रहे हो, क्या दे रहे हो? ईएमएफ दे रहे हो। तो इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा वर्क। हाँ, ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आपका ये पूछ रहा है ना, वोल्टेज अक्रॉस किसी को अप डाउन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आया डी। यार, an alpha particle enters the magnetic field as shown in figure, then the charged particle move in। अब ठीक है, अल्फा पार्टिकल इसमें आप राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग हैंड रूल भी लगा सकते हो। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों अल्फा पार्टिकल है। हम इसके लिए फिगर उठाएं, ये कौन सी फिट आती है? आई थिंक ये आ जाएगी। अच्छा ठीक है, ऐसे समझो इसकी मैग्नेट फील्ड ये जो है ना वो अंदर की तरफ डायरेक्शन, किसी तरफ अंदर की तरफ, ठीक है। और ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो इधर जा रहा है। तो आपका जो फोर्स लगेगा ना, ये तो सिंपल है भाई। मैग्नेटिक फील्ड को अंदर करो, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल लो, अभी लो, अभी लो, ठीक है। बनाना आता है ना वैसे बनाओ। जो आपकी 4 फिंगर है, ठीक है, उसको अंदर लो, पेज के अंदर तरफ, पेज पे रखो, स्क्रीन पे रखो। तो आप जो ऑटोमेटिक जो मिडिल फिंगर है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में एरो है, ठीक है। उसके बाद जो थंब है ना वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगा? अपवर्ड। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोलता तो हम फोर्स डाउनवर्ड कर लेते, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल किया, जो कि ना पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। सो ए, इसको ओके, विच आर द फॉलोइंग हैव अ स्मॉल एस टी एम अपॉन एम रेशियो। अब ये सबको पता है, जितना मास ज्यादा उतना ये अपॉन एम रेशियो ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का। सो डी ऑप्शन। इन केस ऑफ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेट फील्ड लाइंस होती है ना, उसमें भी मैग्नेट फील्ड लाइंस आपकी जो बनती है वो सर्कुलर बनती है। मैग्नेट फील्ड लाइंस सर्कुलर बनेंगी आपकी। वाई पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्ट व्हेन अ मैग्नेट इज थ्रोन नियर स्क्रीन। आपको पता है जब आप मैग्नेट लाओगे तो वहाँ पे क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ यूँ बोलो मैग्नेट फील्ड लाओगे, वहाँ पे चार्ज है तो क्या बनेगी आपकी? फोर्स, ठीक है ना। और फोर्स क्या करती है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स का डिफ्लेक्टेड फोर्स, तो वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। 34 इज डी। A uniform magnetic field will cause a charge to move in a circle if the charge is moving। बताया है कितनी बार भाई, जब परपेंडिकुलर मूव करेगी ना तब भी होगा। Perpendicular to the field and field is increasing parallel to the field and field strength constant और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो इसका भी ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये हम एक फर्स्ट में फार्मूला पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो आपका जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे? मास से, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि आपका मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? रेडियस से, ठीक है, एमवी। तो मैं यूं बोल सकता हूँ कि जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, ठीक है। और जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसकी डिफ्लेक्शन कम होती है।
क्या होती है, उसकी डिफ्लेक्शन कम होती है। मतलब ये बात लिख लो कि भाई, यहाँ पे लिखते हैं धमकी के ऊपर कि एम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिफ्लेक्शन की। लाइक एक पार्टिकल है ना, वो ऐसा करेगा ना, उसकी रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस ज़्यादा है, तो वो दूर जाके ना थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, और जिसकी रेडियस कम होगी वो वहाँ पे जाके ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन की मास ज़्यादा, ठीक है, मतलब उसकी रेडियस ज़्यादा, तो उसकी डिफ्लेक्शन कम, डिफ्लेक्शन कम, तो मतलब उसकी जो कर्व बनेगी वो कम बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। ये याद रख लेना, ठीक है। मोमेंटम से रेडियस डायरेक्ट है और रेडियस डिफ्लेक्शन से इनवर्स है। बच्चों को लगता है रेडियस ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, नहीं भाई, वो डिफ्लेक्शन कम होगी, वो आगे पहुंच जाएगा, उसके बाद जाके डिफ्लेक्ट होगा। लोरेंस फोर्स, ठीक है, लोरेंस फोर्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। लोरेंस फोर्स ये होता है आपका, जो है ना, एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के बोलते हैं, और ये होता है आपका क्यू ई, और ये होता है प्लस में क्यू वी बी, ठीक है। इसको भी अलग से पेज पे कर लेते हैं, अलग सा पेज है नहीं, की वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, ठीक है, और ये होता है क्यू ई, क्यू ई प्लस में क्यू और वी क्रॉस में वी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, क्यू को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, ई प्लस में वी क्रॉस बाय बी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, आई थिंक होना भी चाहिए और होगा भी, और ये ऑप्शन है आपका पहला पहला, इसको मिटा देते हैं। Okay, when a particle of charge q and mass m enters a uniform magnetic field moving at the velocity v perpendicular direction of the fluid describes circular path, ये मैंने पहले ही भी कहा, ठीक है। तो ये हमने ड्राइव भी किया यार, लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इसको मिटा ही दो। मैं बताया था एम वी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, बट ठीक है, ऐसे ही नहीं होता। एम वी अपॉन क्यू भी आपका बराबर होता है किसके, आर के। एम वी अपॉन क्यू भी किसके बराबर होता है आपका, आर के, और ये सीधा से पूछा गया है, एम वी अपॉन क्यू भी आपका बी ऑप्शन 38। Okay, an electron is moving in a circle of radius r in a uniform magnetic field B. Suddenly the field is reduced to B upon T. तो आपका रेडियस कितना हो गया, मतलब बी फील्ड जो होती है ना वो हाफ की हाफ हो जाती है। अब ये लिया गया है एम्पियर लॉस में, जिसका आपको याद है, उसका फार्मूला होता है बी, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। मतलब यहाँ से पता चलता है आपकी बी रेडियस से इनवर्स है। अब बी हाफ हुई है, ठीक है, इसका मतलब रेडियस क्या होगा आपका, डबल। अरे पूरा मार्कर जो है ना ग्रीन हो रहा है, मार्कर चेंज करने का मैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन होना चाहिए 2 आर, और इसका भी बी होना था। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये सबको पता है किस पे, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर क्या होती है आपकी, 2 कॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन, वो आपकी क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन 40C। मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड इफ इट केप्ट एज नियर एज, ठीक है। चार्ज इन मोशन, ये सही बात है, मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होगी, तो चार्ज मोशन में होती है तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फोर्स इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कराता है, नहीं कराता, क्योंकि इट इज ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। उसके अगर सिर्फ डिफ्लेक्ट करता है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवाता। सो ए ऑप्शन। तो ये हमारा लास्ट है, ठीक है, लास्ट के 8 क्वेश्चन हैं, इजी आई थिंक सो। A hydrogen atom has lost its electrons moving in east in a region where the magnetic field is directed from south and north, ठीक है, it will be deflected। अब ये देखो, ठीक है, ये जो डायरेक्शन होती है ना, आप अपने घर की डायरेक्शन सबको पता है, उसको देख के बना लिया करो, ठीक है। तो उसको देख के अगर मैं बनाऊं, या फिर नॉर्मली बना लो, ठीक है, ये तो नॉर्थ होता है, साउथ, ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम हैज लूज इट इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया है। इसका मतलब इसके पास क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। तो याद रहे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। अगर यहाँ पे होता ना हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा बोलता है कि लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ईस्ट। हाँ, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है
वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, पर वो कह रहा था कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, उसके पास प्रोटॉन बचा, तो हम ना राइट हैंड रूल को उल्टा क्यों नहीं करें भाई, नहीं करेंगे। अब ये बोलता है ना कि वो हाइड्रोजन एटम मूव करता है, तो फिर आप यूज करते हैं, ठीक है, मतलब फिर तो वही यूज होता, उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे। इज लॉस्ट इज इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हाइड्रोजन एटम नहीं, वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लेट, अब वो नेगेटिव चार्ज जो हमने रूल्स पढ़े वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं, तो फिर देखते हैं। तो बोला वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम साउथ नॉर्थ, ठीक है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, साउथ नॉर्थ, और ये जा रहा है ईस्ट की तरफ। अब इसके लिए राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल लगाओ, इजी होगा, ठीक है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो साउथ नॉर्थ और ये ईस्ट की तरफ, तो जब आपका फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड। अब इसके लिए हमें लगाना, अब हमने पढ़ा है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो बनाओ राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। अपना हाथ बना लो यार, जैसे मैंने डायरेक्शन बनाई है ना, बस इस डायरेक्शन में अपना हाथ रख लो, बट राइट रखना, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। जो मिडिल फिंगर है वो साउथ टू नॉर्थ करो, और ये जो है ना फोर फिंगर वो ईस्ट की तरफ कर दो, तो थंब ऑटोमेटिकली अपवर्ड आ जाएगा। इस इमेज में से अगर कोई आ जाए तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसको, बट इसको ना थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। इसको लगा लो भाई, इसको लगा लो, ठीक है, ऐसे। बट ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल है, ठीक है, तो इसका डाउनवर्ड आया, जैसे मैंने बताया। अगर आप ना लेफ्ट हैंड पे अगर आपको आदत है तो फिर आप ना लेफ्ट हैंड यूज कर लो, ठीक है। बट फिर अगर आप चार्ज का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव तो फिर इसको उल्टा करने का पड़ेगा, तो फिर इसका फोर्स कहाँ आ गया, अगेन अपवर्ड आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 वेबर इज द सेम एज 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, वेबर जो है ना आपका फ्लक्स का यूनिट है। फ्लक्स क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, सो डी ऑप्शन। आगे जी, फेराडे लॉ स्टेट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो किस पे होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, सी। अच्छा, इसमें इसकी की में गड़बड़ है, द फिगर शोज द मोशन इलेक्ट्रॉन्स इन वायर दैट इज नियर द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, द वायर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये फिगर जूम करनी पड़ेगी, वैसे भी जूम पे भी क्लियर नहीं है। और ये बोल क्या रहा है कि द फिगर शोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वायर दैट इज नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द वायर विल बी, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक। अब इस पे भी आप रूल अप्लाई करोगे ना, लाइक ये इसकी मूवमेंट यहाँ है, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, तो इसका जो फोर्स आएगा ना वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो मतलब कि मैं बोलूँ, अपवर्ड आता है इसका। इसका आंसर क्या आ गया, अपवर्ड। आप ना अपना हाथ लगा के रख लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ यार, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, अगर हाथ दिखाना तो बड़ा मजा आता। बट आप, मैंने बता देना, ट्राई कर लेना, हो जाएगा आराम से। ओके, सो इसका ये ऑप्शन की में शायद बी है, बट ए। ओ, फिगर फिगर। ये बोला, इन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थ इन रीजन वेयर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज साउथ, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन इज, ये सारे डायरेक्शन पे कुछ नहीं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, आपकी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये काम कर लेते हैं, अगेन बना ही देते हैं इसको, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन नॉर्थ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ, ठीक है, मतलब नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है साउथ। अब भाई अपना राइट हैंड फॉर्म रूल पुट करोगे ना आप, यहाँ पे मेरा आई देता हूँ, ठीक है, ये वाला रूल ला देते हैं। ये फिगर देख लेना भाई, मतलब फिगर से ज़्यादा वो देख लेना जो मैंने बनाया है, ठीक है। इसको देख लो, इसको देख लो पहले। अब ये बोल रहा है कि इसको, इसकी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ है, और ये जा नॉर्थ की तरफ है। मतलब अगर आप इसको पुट भी करो ना, ठीक है, ऐसे, तो लाइक आपने मैग्नेटिक फील्ड की फिगर तो रखती। अब ये फिंगर जो है ना, ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर आपको इस डायरेक्शन में रखनी है, वो तब भी रख पाओगे जब आप तोड़ के रखो, मतलब है यहाँ पे कोई फोर्स या फिर कोई सेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, जीरो, जो 47 में है। क्योंकि जब आप अपनी फिंगर तोड़ के रखोगे ना, तब भी इस डायरेक्शन में आएगी, वैसे तो आएगी नहीं।
ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट 240 वोल्ट एसी मींस 12 वोल्ट, ठीक है। अब 240 वोल्ट में से 12 वोल्ट हो रहे हैं, इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, कम करता है। ऐसे क्वेश्चन में ये बस आपको समझना होता है। एंड इट्स 4000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इफ इट इज 100% एफिशिएंट देन करंट इन द सेकंडरी कॉइल ऑफ 0.4 एम्पीयर देन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल शुड बी, ठीक है। देखो आपको वो वीएस अपन वीपी दिया हुआ है, ठीक है। एनएस अपन एनपी वो फाइंड करके कर लो, या फिर आईपी अपन आईसी, ठीक है। एनएस अपन एनपी फाइंड करके फिर आप आराम से कर सकते हैं, और को फिर मैं ही सॉल्व करवाता हूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एनएस सॉरी वीएस, ठीक है, एनएस अपन एनपी, और हमें क्या फाइंड करना है, प्राइमरी कॉइल में करंट कितना आया। तो पहले यहाँ से हम जो है ना एनएस में नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड कर लेते हैं। तो वीएस हमारा कितना है 240 और वीपी 12, और प्राइमरी में जो टर्न्स है वो हमारे कितने 4000, ठीक है। तो ये कितना आएगा 20, और मतलब यहाँ से जो हमें आंसर आएगा वो होगा 80,000। तो हमें जो टर्न्स मिले ना वो कितने मिले 80,000। करंट याद रख लो, करंट कितना है 0.4 एम्पियर वुड प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। मतलब कि मैं बोलूँ कि एन एस अपन एन पी इज इक्वल आई पी अपन आई एस सी, ठीक है। हमें फाइंड करना है आई एस, तो और इसका जो हमें मिला ना एन एस मिले हमें 80,000, ठीक है। एन एस कितना मिला 80,000, और एन पी कितना है पहले से वो है 4,000 शायद, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, तो इसका कितना आएगा, ये आएगा अगेन 20, ठीक है। मतलब एन एस अपन एन पी हमको मिला 20, एन एस अपन एन पी हमको मिला 20, ठीक है। और यहाँ से हमें आई एस फाइंड करना है, तो और आई पी का हमारा कितना है 0.4, ये इधर जाएगा ये इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 0.4 मतलब 200, 4 अपन में 200, पॉइंट को कैंसिल करके हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/50, 1/50 मतलब 0.2 समथिंग, ठीक है। कैलकुलेशन में मेरी समझ में नहीं आई तो खुद से कर लेना, ठीक है। एन एस अपन एन पी वी एस अपन वी पी, यहाँ से आप टर्न्स ले लोगे, फिर आई पी अपन आई से कर लोगे तो 0.02 आएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। सी ऑप्शन मेन मैंने बताया ना आपको, मेथड ही आना चाहिए बस, इसका मतलब नहीं है क्या तो आंसर गलत कर दो। A metal ring is attached to the wall room when the north pole of magnet is brought near the ring. It induced current in the a metal ring is attached to the wall room when the north pole, ठीक है। ये बात याद रख लो, जब आप नॉर्थ पोल लाते हो ना तो करंट जो होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब आप साउथ जाते हो तो वो करंट क्लॉकवाइज होता है। मतलब रट लो याद कर लो समझ लो, ठीक है। नॉर्थ पोल आप जब भी लाओगे, लेंजेस लॉ में भी ये होता है, तो आपका करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, और जब साउथ पोल लाओगे तो आपका करंट किस में होगा क्लॉकवाइज में। तो ये बगैर देख के बोल लो बी, ठीक है। 50 क्वेश्चन है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड बिकॉज, हम सबको पता है जो है ना एनर्जी लॉस को रोकने के लिए हम कोर को क्या करते हैं लेमिनेट करते हैं, ये बुक की लाइन है सी ऑप्शन, ठीक है। 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, ओ सॉरी 50, बट ज़्यादातर डायरेक्शन के बारे सॉल्व करने थे, बट मैंने जैसे सोचा था कि एक पिक्चर से हो जाएगा, बट उतना अच्छा हुआ नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। वरना फिर कभी कोशिश करेंगे बोर्ड पे जो है ना इसको कर लें, बट जितना हो सके वो गेन कर लें, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो कनेक्टेड हैं, अगर फिर भी नहीं कनेक्टेड हैं तो लाइक मतलब मैं या तो फिर कमेंट में बता दूंगा या अभी बता देता हूँ कि 0304884886, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो फिर आप यहाँ पूछ लेना। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और यहाँ पे ये रही आपकी जो है ना की, इसका मैंने बुरा हाल कर दिया हुआ, ठीक है। फिर आप ये देख लेना।